आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत में मूलाधिकारों का विकास हुआ और किस तरीके से भारत के संविधान में प्रारंभ में 7 मूलाधिकार शामिल किए गए और बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर उसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आज भारत में वास्तव में भारत के संविधान के भाग 3 में जो मूलाधिकार हैं वो 6 हैं। वास्तव में मूलाधिकारों से प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर क्वेश्चन ना भी पूछे जाएं तो भी भारत के नागरिक को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि वास्तव में उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वास्तव में उन राइट्स का हमें कैसे उपभोग करना है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो फिर वास्तव में वो निश्चित रूप से उसका शोषण होगा और वो कभी भी एक सभ्य नागरिक का जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो अधिकार हैं, मूलाधिकार, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। तो ऐसे अनिवार्य अधिकारों की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। उन लोगों को, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को भी पता होना चाहिए जिनको कंपटीशन नहीं देना है, क्योंकि जब तक आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कभी उन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। मूलाधिकारों से संबंधित अध्याय 3 है और ये प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12 से। आप देखेंगे कि जब आप मूलाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो हर जगह ये चीज़ आएगी कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा। बार बार आप देखेंगे ज़्यादातर अनुच्छेदों में आएगा कि राज्य ऐसा करेगा या राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि राज्य से आशय क्या है। एक तो हमने राज्य, आपको नागरिकता के, जब नागरिकता पढ़ा तब हमने राज्य का जो राजनीतिक विज्ञान में जो राज्य होता है वो बताया था। और हम जब अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, मूलाधिकार पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब आप बार बार ये पढ़ेंगे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, तो राज्य से आशय क्या है, कौन सा राज्य ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हमें राज्य दिखाई सुनाई तो देता नहीं ऐसे कि हम बता दें कि ये राज्य है और ये ऐसा नहीं करेगा। तो वास्तव में राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, तो वो राज्य है क्या, उस राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य का मतलब है संघ की सरकार या केंद्र सरकार, संसद यानी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका है वो, इसी तरीके से सारे राज्यों की सरकार, राज्यों के विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र में या केंद्र सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। तो जब हम ऐसा कहते हैं, अभी आप मूलाधिकारों वाले भाग में देखें, बहुत सारे लोग पढ़ते चले जाते हैं और वो लिख भी लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि जब वो कह रहे हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो आखिरकार वो राज्य का मतलब क्या है, कौन ऐसा नहीं करेगा। तो जब आप आगे पढ़ेंगे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि संघ की सरकार ऐसा नहीं करेगी, संघ की संसद ऐसा नहीं करेगी, विभिन्न राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, उनके राज्यों के विधानमंडल ऐसा नहीं करेंगे, और भारत के राज्य क्षेत्र में या केंद्र सरकार के नियंत्रण में कोई भी जो स्थानीय सरकार है या अन्य जो प्राधिकारी हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आगे हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो हम जब कहेंगे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये सब लोग मिलकर के ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य का मतलब क्या है, मूलाधिकारों के संबंध में राज्य से आशय क्या है। हम लोग मूलाधिकार पढ़ते रहते हैं और यही नहीं पता रहता है कि वास्तव में राज्य का मतलब क्या है। तो
अब आप, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 13 के बारे में और विस्तृत वर्णन तो हम जब मूलाधिकारों का अंत कर रहे होंगे, जब संवैधानिक उपचारों वाला अधिकार जब पढ़ा रहे होंगे, उसका जब अंत कर रहे होंगे, इसके बाद में थोड़ा और विस्तार से उसके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी संक्षेप में इतना जान लीजिए कि वास्तव में यही अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा यानी भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों का अल्पीकरण करती हो या न्यून करती हो। और अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वो अल्पीकरण की सीमा तक या न्यूनीकरण करने की सीमा तक वो विधि शून्य होगी। इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई नियम या उपनियम नहीं बनाएगा जो भारत के नागरिकों को या व्यक्तियों को प्रदान किए गए किसी मूलाधिकार को कम करती हो या उनको छीनती हो। अभी यहाँ पर आप इतना ही दिमाग में रखिएगा, बाकी इसका विस्तार से वर्णन हम बाद में करेंगे अंत में। अभी ये कहता है कि नहीं बनाएगा, और यही वो अधिकार है जो बहुत पूछा जाता है। अब प्रश्न ये है, थोड़ा अच्छा और बता देता हूँ, मान लो बना दे, सोचिए बना देती है, तब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य नहीं बनाएगा। हम आपको कहाँ लिए चल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, और इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको कभी ज़िंदगी में ना भूले कि ठीक है ये कहा गया कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मान लेते हैं कि राज्य ऐसा कर दे तो इसको कौन रोकेगा? कई बार ऐसा होता है कि संविधान में कुछ लिखा होता है और सरकार कुछ कर देती है, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ये जो सरकार ने किया है वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। तो इसी सब को देखने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है, और अगर राज्य अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करती है तो रोकने की जिम्मेदारी किसको है? हमारे यहाँ इसको है, न्यायपालिका को है, और न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में ये ही अनुच्छेद है जो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। किसकी? बहुत पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 13 ही उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वो ये देखे कि राज्य ने कोई ऐसी विधि तो नहीं बनाई है जो नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लंघन करती हो। और इसलिए वास्तव में किसी भी कानून को, किसी भी नियम को, किसी भी उपनियम को, किसी भी आदेश को, किसी भी अध्यादेश को रिव्यू करने का अधिकार न्यायालयों को मिल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 ही वो अनुच्छेद है संविधान का जिसके तहत वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब वास्तव में हम आते हैं सबसे पहले मूल अधिकार पर, और सबसे पहला जो मूलाधिकार है वो है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार है अनुच्छेद। वास्तव में जो समता का अधिकार है वो भी कई अधिकारों का समूह है, और ये अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में। जो समता का अधिकार है, जो शीर्षक है, वास्तव में इस समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। यानी इन अनुच्छेदों के द्वारा जो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन्हीं के द्वारा वास्तव में हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के एकीकृत रूप से, समेकित रूप से हमें समता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। वास्तव में अगर आप देखेंगे कि यह अधिकार क्यों प्रदान किया गया, यह अधिकार क्यों प्रदान किया गया, आप देखेंगे एक शब्द में कहा जाए तो समता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर समता का अधिकार नहीं है
तो कितना भी आप स्वतंत्र हो जाएं, आपके लिए वो स्वतंत्रता निरर्थक है। समता के बिना स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। और संभवतः इसीलिए आपने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने समता के अधिकार को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर घोषित किया है। और फंडामेंटल स्ट्रक्चर के संबंध में थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं, बाद में भी आगे हम विस्तार से बताएंगे। आप देखेंगे कि जो समता का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में ये कहा है कि जो समता का अधिकार है वो भारतीय संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। और इसीलिए अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में भारत के लोगों को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? देखिए, थोड़ा मैं इस तरीके की वर्डिंग यूज कर रहा हूँ जिन वर्णों से आप फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि अपने शब्दों में लिखना होता है मेंस में, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है कि कुछ हम अपने शब्दों में लिख दें और कुछ हम वही शब्द ले लें जो संविधान में लिखे हैं। दोनों का जब समन्वय हो जाता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लिख लेंगे। समता का अधिकार क्या कहता है? वो कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में अब अगर आता है तो अच्छा रहेगा कि आप यही लैंग्वेज लिखें। अगर मेंस में आ जाता है समता का अधिकार, शुरुआत कर दे, और इतना कोई बहुत कठिन नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखी है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, से वंचित नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। अगर आप देखें तो इसमें दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्या आपने बताया था? पहला था कि राज्य किससे वंचित नहीं करेगी? विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण से। ये दो शब्द हैं इसमें। वास्तव में इन दोनों शब्द का मतलब अलग अलग है थोड़ा। जो पहला शब्द है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अक्सर किताबों में आप देखेंगे लिखा रहता है कि ये ब्रिटेन के संविधान की देन है। आप कोई भी किताब पढ़ोगे आप लिखोगे कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और आप जानते हैं कि ब्रिटेन का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि वास्तव में ये जो ब्रिटिश व्यवस्था है ये उसकी उपज है। ये विधि के समक्ष समता जो शब्द है वो कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। और इसका एक विशेष अर्थ है, और इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्तियों के ऊपर वो कानून एक समान रूप से लागू किया जाएगा। यानी कानून की दृष्टि से सभी समान होंगे। ध्यान रखिएगा कि क्या कहा? विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसको एक समान रूप से उसको लागू करेगा।
दूसरे शब्दों में इसको हम व्याख्या करें तो इसका मतलब ये होता है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार सबके साथ एक समान होगा। अगर हमारी, इनकी और किसी की कानून परिस्थितियां समान हैं तो कानून का व्यवहार सबके साथ एक जैसा होगा, और इसी को कहा जाता है विधि का शासन। बहुत पूछा जाता है, कॉप मेंस में यही आप पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे या कहीं पूछते हैं कि विधि के शासन का मतलब क्या है। हम संक्षेप में, बहुत बड़ा विद्वान है इंग्लैंड का डायसी, अक्सर मिलेगा आपको पढ़ने में, और ये इसी की संकल्पना थी वास्तव में। विधि का शासन इसी के दिमाग की उपज है। लेकिन हम विधि का शासन तभी होता है जब वास्तव में कोई राज्य अपने व्यक्तियों के लिए, अपने निवासियों के लिए एक समान कानून बनाता है और उस कानून को सभी के ऊपर बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यायालयों में जो आपको दिखाया जाता है उसमें पट्टी बंधी होती है महिला की, क्योंकि वो ये दिखाया जाता है कि वास्तव में हमें ना कुछ दिखाई देता है, हमारे लिए सब कुछ एक समान है, हम सबको एक समान भाव से देखेंगे ताकि सबके साथ हम न्याय कर सकें, अर्थात हम विधि का शासन स्थापित कर सकें, ताकि ऊंच नीच में, धनी निर्धन में, सक्षम और निर्बल में कोई भेदभाव कानून का ना हो। और दूसरा जो है, हमने दूसरा जो शब्द था कि पहला था विधि के समझ समझा से और विधियों के समान संरक्षण से। तो विधियों का जो समान संरक्षण पदावली है, शब्दावली है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण का आशय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण लेने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी जा रही है, तो वो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है मुख्य रूप से जब हम कहते हैं कि विधि के समझ समता का या विधियों के समान संरक्षण का क्या मतलब है, यहीं पर आप ये देखेंगे कि जितने फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आप देखेंगे अभी कि वास्तव में कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स में वहीं पर यह भी बता दिया गया है कि उन पर कोई निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी उन पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है, या किसी भी तरीके से कुछ उनकी सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं, तो वो भी उनका वर्णन कर दिया गया है। जैसे जो हम कहते हैं विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा और सबको विधि के समक्ष समता प्रदान की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो औचित्यपूर्ण भेदभाव या औचित्यपूर्ण अंकुश लगा सकती है। जैसे विधि के समक्ष समता के बावजूद भी अगर सरकार कुछ औचित्यपूर्ण भेदभाव करती है तो विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। जैसे अगर जो है सरकार कर लगाने के संबंध में, जैसे आपने कहा ना कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कानून सब समान होंगे, कानून सबके ऊपर एक समान से लागू किया जाएगा। और मान लो कि हम इनकम टैक्स लागू करते हैं और धनी और निर्धन के बीच में हम भेदभाव करते हैं, और करते ही हैं, तो कर लगाने के संबंध में अगर धनी और निर्धन के बीच में सरकार कोई भेदभाव करती है तो विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से सरकार अगर स्त्रियों या बच्चों या अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए कोई प्रयास करती है तो उसे विधि की समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे
कि भारत में तमाम संवैधानिक पद ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या अन्य कोई पद हैं, या भारत में निवास करने वाले डिप्लोमेटिक हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उनको कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार लोग प्राप्त हैं वास्तव में विधि के समझ क्षमता का उल्लंघन है, लेकिन हमारे संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है और वस्तुतः ये उन्मुक्तियां जो प्रदान की गई हैं या जो विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं वास्तव में ये विधि के समझ क्षमता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मूलाधिकारों पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, मूलाधिकारों पर हम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ये जो मूलाधिकारों पर प्रतिबंध हैं वो युक्त होने चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, युक्त होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए और वास्तव में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये जो व्यवस्था की गई है ये वास्तव में युक्त है। अब आते हैं कि हाँ, अब अनुच्छेद 14 हो गया, आते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, एक चीज़ बता दें, जैसे अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे, अनुच्छेद 15 में कई हैं, 1 2 3 4 5 6 कई पार्ट हो गया अनुच्छेद 15 के। कुछ मूल संविधान में थे और कुछ बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 15 भी कई अनुच्छेदों का समुच्चय हो गया और बड़ा अनुच्छेद हो गया, पहले इतना बड़ा नहीं था। तो एक एक करके हम बताएंगे आप। अभी फिलहाल मोटे तौर पर आप देखिए कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 अगर एक को ले लें हम, अनुच्छेद 15 1, वो कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, अब ध्यान से लिखना मैं क्या लिख रहा हूं, केवल राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें हैं। ये कहा गया कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। तो इस तरीके से इन 5 आधारों पर कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य या नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना। ये 5 हैं, ये पूछा जाते हैं सब, प्री मेंस सब की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहा गया अनुच्छेद 15 में? कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखिए, एक एक शब्द का महत्व होता है। नागरिक वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, नागरिकता वाले में, कि वास्तव में नागरिक और व्यक्ति में फर्क होता है। अब आप देखिए, अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द प्रयोग था, अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द प्रयोग था, लेकिन अनुच्छेद 15 में 1 में आप देखेंगे कि व्यक्ति न होकर के नागरिक शब्द प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अधिकार है ये भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। यानी नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं होगा,
लेकिन नागरिक और गैर नागरिक के बीच अगर सरकार चाहे तो इस आधार पर भेदभाव कर सकती है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो मूलवंश है, हमारी जो जाति है, जो हमारा लिंग है या जो हमारा जन्म स्थान है, भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए समान ये है कि भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अगर भारत का कोई नागरिक नहीं है और यहाँ रहता है तो उसके साथ इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे इसमें केवल ये 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी इसके अलावा अगर कोई आधार है जिसके आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करना चाहे राज्य तो कर सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाषा या निवास स्थान के आधार पर कई राज्य अपने यहाँ स्कूलों में एडमिशन देने के लिए या यहाँ तक कि सरकारी नौकरियाँ देने के लिए भी इस आधार पर अपने राज्य के निवासियों को वरीयता देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपने राज्य के निवासियों तथा अन्य राज्य के निवासियों के बीच में युक्त भेदभाव करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप देखिए महाराष्ट्र में जाएंगे तो कहते हैं कि मराठी आना आपको अनिवार्य होना चाहिए, मराठी का पेपर होता है, लेकिन हमारे यहाँ मराठी का पेपर नहीं होता है। कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उस राज्य का निवासी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन अन्य किसी आधार पर अगर सरकार कोई अपने राज्य के निवासियों और अन्य राज्य के निवासियों के बीच में या किसी अन्य प्रकार का कोई भेदभाव करती है तो उस पर रोक नहीं है। 15 एक बहुत महत्वपूर्ण था। इस तरीके से है 15(2) और 15(2) ये कहता है कि जैसे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं या जैसे होटल्स हैं, दुकानें हैं, अन्य जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे आपका कुआं हो गया या हम सरकार के द्वारा स्थापित पार्क है, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो सकता है, इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये अधिकार सरकार के विरुद्ध भी है और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी है। यानी सरकार भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है और एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई सार्वजनिक कुआं है, सार्वजनिक तालाब है या कोई अन्य सार्वजनिक संपत्ति है तो उसके प्रयोग करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को है। कोई भी एक अन्य नागरिक दूसरे किसी अन्य नागरिक को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अमुक व्यक्ति पार्क में आएगा और अमुक नागरिक इस पार्क में नहीं आएगा। ये क्या है? यह है अनुच्छेद 15(2). अब आते हैं अनुच्छेद 15(3) पर। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए, राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। यानी अगर राज्य को लगता है कि स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए हमें विशेष उपाय करने की आवश्यकता है तो राज्य कर सकता है। यानी अनुच्छेद 15(3) राज्य को अधिकार देता है कि अगर वो आवश्यक समझे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपाय कर सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 15(4) पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के किन्हीं वर्गों के लिए, यानी जो हमारा पिछड़ा वर्ग जो है उसके किन्हीं वर्गों के लिए, जिसको हम ओबीसी कहते रहते हैं, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के किन्हीं वर्गों के लिए, इनकी वर्गों की उन्नति के लिए
और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए कोई भी विशेष उपबंध अगर सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है। यानी कहते हैं कि ओबीसी की उन्नति के लिए और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं भारत में, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए अगर कोई चाहती है सरकार, तो वो विधि द्वारा कोई भी उपाय करने का अधिकार सरकार को ये अनुच्छेद देता है 15(4). ध्यान देने वाली बात यह है कि 15(4) जो है वो मूल संविधान में नहीं था। 15(4) मूल संविधान में नहीं था और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इस 15(4) को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण घटना है और वो घटना ये है कि आज़ादी की पहले की बात है। 1927 में मद्रास में एक कम्युनल गवर्नमेंट आर्डर जारी किया गया और इसमें मद्रास राज्य में जाति के आधार पर वहाँ के सरकारी नौकरियों में, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में या वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये कि 1927 में मद्रास में एक कम्युनल गवर्नमेंट आर्डर जारी किया गया और जिसके आधार पर, जाति के आधार पर जो है वो वहाँ की सरकारी नौकरियों में और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण प्रदान किया गया। इससे संतुष्ट होकर एक महिला थी, चंपक दोराई राजन, क्या नाम था, चंपक दोराई राजन ने इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी। चंपक दोराई राजन ने इस आदेश को जो है वो चुनौती दी मद्रास उच्च न्यायालय में बाद में, और मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला के पक्ष को सही माना और इस आदेश को गलत माना, इस कम्युनल गवर्नमेंट आर्डर को गलत माना। सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में गई और जब सरकार उच्चतम न्यायालय में गई तो उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया, यानी महिला के पक्ष को सही ठहराया और कहा कि ये जो है संविधान के अनुच्छेद 16(2) और 29 का उल्लंघन है। ये आर्डर, जो आदेश जारी किया गया था, ये इसका उल्लंघन करता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि महिला ने जिस आर्डर को चुनौती दी थी वो आर्डर मद्रास उच्च न्यायालय ने सही ठहराया और वो मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया, यानी अंततः महिला का पक्ष जो है वो कायम रहा। और ये उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस प्रकार का आदेश करना वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16(2) और 29 का उल्लंघन है, यानी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता, यानी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वास्तव में जाति के आधार पर आरक्षण देने के संबंध में ये पहला सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय था। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे फैसले
राजनीतिक दृश्य लिए जाते हैं और वास्तव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सरकार को सबको देखना होता है। सरकार ने महसूस किया कि वास्तव में जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है वो ज़रूरी है समता लाने के दृष्टि से, इसलिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि वास्तव में सरकार अगर समझती है तो ऐसा आरक्षण दिया जा सकता है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नल एंड वाइड हो गया और इस तरीके से 15(4) के द्वारा अब सरकार को अधिकार मिल गया कि वो अगर इस प्रकार का उपबंध करना चाहे तो उपबंध वो कर सकती है। यानी अब सरकार ने फिर जब संविधान संशोधन कर दिया, जब उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए ही वास्तव में ये 15(4) जोड़ा गया और जोड़ करके सरकार ने व्यवस्था कर दी कि सरकार वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के किन्हीं उपवर्गों के लिए की उन्नति के लिए और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए कोई भी विशेष उपाय सरकार कर सकती है। ये 15(4) के द्वारा कर दिया गया। अब आते हैं हम 15(5) पर। 15(5) पर ये भी पहले नहीं था, ये भी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसको अगर संक्षेप में कहें हम तो वास्तव में 15(5) के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार जो है वो ओबीसी के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए और इनके लिए कोई भी विशेष उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आरक्षण देने की से संबंधित क्यों ना हो। सरल शब्दों में समझाया जाए तो वास्तव में ये इनको और इनको शैक्षिक संस्थानों में, चाहे वो शैक्षिक संस्थानें सरकार के द्वारा अनुदानित हों या सरकार के द्वारा चलाई जा रही हों या प्राइवेट संस्थाएं हों, उनमें प्रवेश में आरक्षण देने से संबंधित था। उनमें प्रवेश में आरक्षण देने से संबंधित था। यानी इसके द्वारा सरकार को अधिकार मिल गया कि सरकार जो निजी संस्थाएं हैं, शैक्षिक जो निजी प्राइवेट शिक्षा संस्थान हैं, उनमें भी इन दोनों वर्गों के संबंध में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और ये कर दिया गया कि वास्तव में इनको इन संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में भी सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि अनुच्छेद 30 अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 30 के तहत जो है वो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, ये इससे उन्मुक्त हैं, इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ये भी प्राइवेट संस्थाएं हैं। आप देखेंगे कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में जो आरक्षण देने का की सरकार की जो मंशा थी वो पूरी हुई है इसके द्वारा। लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन निजी संस्थानों में अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं होंगे, यानी इस आरक्षण के दायरे से ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बाहर होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं हम 15(6). अब आते हैं महत्वपूर्ण जो है वो 15(6) में। ये भी मूल संविधान में नहीं था और अभी हाल ही में संविधान संशोधन अधिनियम 103 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्या कहता है? इसमें मुख्य रूप से दो अनुच्छेद हैं, 15 का और खा। संक्षेप में अगर आपको बताएं हम तो ये अनुच्छेद कहता है
का और खा मिला करके ये कहता है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15 का जो अनुच्छेद 4 है और अनुच्छेद 5 है, 15 का जो अनुच्छेद न कह लीजिए 15 का जो सब पार्ट, इनके द्वारा ओबीसी, एससी और एसटी के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के बावजूद ये कहता है कि इन प्रावधानों के होते हुए भी सरकार ये जो खंड 4 है और खंड 5 में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, उन वर्गों के अलावा जो भारत के नागरिक हैं और वो भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के जो नागरिक हैं यानी ओबीसी और एससी एसटी के अलावा अन्य जो नागरिक हैं, उनकी भी आर्थिक उन्नति के लिए कोई भी प्रयास सरकार कर सकेगी। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया इसमें 2 खंड कर दिए गए। पहले खंड में ये कहा गया कि अनुच्छेद 15 के खंड 4 और खंड 5 में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, उन वर्गों के अलावा जो वर्ग हैं भारत में, तो बचा कौन सा वर्ग? सीधी सी बात है, जो सामान्य वर्ग बचा, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए भी सरकार कोई भी प्रयास कर सकेगी। और फिर उसी प्रयास के अगले चरण के रूप में आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े सामान्य वर्ग है, उसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका कहा गया कि इनके कल्याण के लिए कोई भी जो विशेष उपबंध कर सकेगी, यानी 10% आरक्षण भी उनको दे सकेगी। आपको पता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को भी सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में, या जिन जिन क्षेत्रों में इन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ था, 10% रिजर्वेशन इनको भी दिया गया। तो ये भी मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया 103वें सब पूछा जाएगा बहुत कि संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। अभी तो बहुत चर्चा का विषय है, आने वाले कई सालों तक ये पूछा जाएगा कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग थे सामान्य वर्ग के, उनको भी इसका लाभ दिया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 का मुख्य विषय है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये इसका मुख्य विषय है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और इसमें भी कई पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे आप। इसमें भी कई पार्ट हैं, कुछ मूल संविधान में थे और कुछ बाद में शामिल किए गए। तो जो 16 फर्स्ट ये है, वो कहता है कि राज्य जो है वो नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करेगी। किसको प्रदान करेगी? ध्यान रखें, नागरिकों को। यानी यहाँ भी व्यक्ति और नागरिक के बीच में भेदभाव किया जा सकता है। आगे कहता है कि राज्य लोक नियोजन की समता या लोक नियोजन प्रदान करते समय वो ये आगे भी कहते हैं कि लोक नियोजन के विषय में जो सरकार है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी 5 तो वही हैं जो आप 15 में देखे थे,
2 और नए हैं, उद्भव और निवास स्थान। यानी कोई भी सरकार अपने नागरिकों के मध्य इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। लोक नियोजन जब वो प्रदान करेगी तो इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किन किन आधारों पर कोई भेदभाव नागरिकों के मध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो है अनुच्छेद इसी का है, एक पार्ट 4 खंड 4 है, और खंड 4 ये कहता है कि अगर सरकार को ये लगता है, राज्य को ये लगता है कि सरकारी सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी सेवाओं में इस वर्ग को आरक्षण दे सकती हैं। अभी आपको इस बारे में थोड़ा और बताएंगे कि वास्तव में 16(4) एक शब्द में कहें, सरल शब्दों में, जो 16(4) है ये इसलिए जोड़ा गया ताकि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सके। एक चीज़ आपको यहीं बता दें, पहले मैं सोचा था बाद में बताऊंगा, लेकिन यहीं मैं बता देता हूं कि वास्तव में संविधान में ओबीसी या जो पिछड़ा वर्ग है इनको परिभाषित नहीं किया गया है। बस यही लिखा हुआ है, 2 ही आधार दिए गए हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग। यानी किस दृष्टि से पिछड़ा वर्ग का आ गया है? सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग। ये 2 आधारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तव में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग को, ये जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, वास्तव में हम देखेंगे कि तमाम, चाहे आज़ादी के पहले की बात रही हो, चाहे आज़ादी के बाद रहा हो, हम भारत अभी भी इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी वस्तुतः हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में, कुछ सरकार की कमी और कुछ हमारी अपनी कमी, खुद की कमी, कि वास्तव में हम अभी भारत की बहुसंख्यक जनता का स्तर सुधार नहीं पाए हैं, उन्हें राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ नहीं पाए हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग कहते हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पिछड़ा होने की वजह से उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वास्तव में इनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए और कैसे इनकी स्थिति सुधारी जाए, इन पर अध्ययन करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले 1953 में एक काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था। काका कालेलकर आयोग, यानी ध्यान रखना, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक सिफारिशें देने के लिए 1953 में सबसे पहले काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। पूछा जाता है कब किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद सन 1979 में एक और पिछड़े वर्ग आयोग की, यानी दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? ध्यान रखना, सब पूछा जाता है। ये 1979 में की गई और 1980 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग ने भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें एक सिफारिश ये भी थी कि चूँकि सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो अपर्याप्त है, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। रिपोर्ट 80 में प्रस्तुत कर दी गई थी, लेकिन बहुत सालों तक रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी। अंततः जो है ये रिपोर्ट लागू हुई और इसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए ही हम आपको बताएं कि संविधान संशोधन 16(4) किया गया
और इस वर्ग को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया। हम जानते हैं कि वास्तव में जब भी हमारे यहाँ जिसको जिसको रिजर्वेशन दिया गया हो, चाहे SC/ST को दिया गया हो, चाहे OBC वर्ग को दिया गया हो, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि आरक्षण का लाभ इनके ही समाज में सभी को नहीं मिल सका है। आरक्षण का लाभ कुछ ही लोगों ने उठाया है। इसीलिए आप जानते हैं कि इसी आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी कोर्ट गई थी और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप आरक्षण दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। और ये भी कहा था कि सरकार अगर आवश्यक समझे तो पिछड़ों को पिछड़ों और अति पिछड़ों में बांट दे। बांटने का मतलब ये था कि वो देखे कि इनको अलग अलग करके और अगर आवश्यक हो तो इन पर विशेष ध्यान दे जो अति पिछड़ा वर्ग है। और पिछड़े वर्गों में जो विभिन्न उपवर्ग हैं जिनकी स्थिति वास्तव में अभी तक नहीं सुधर पाई है, आप देखेंगे कि अभी सरकार ने GS रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था ताकि वो इनके उन उपवर्गों का पता लगा सके। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 16/4 लागू किया गया। भारत में OBC को आरक्षण दिया गया, लेकिन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आरक्षण किसी भी हालत में जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए गए। ये अस्थायी आयोग थे क्योंकि इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और अभी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और संविधान की संशोधन जो है वो 102वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो यही हमने बता दी कि वास्तव में जो 16/4 के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, उसकी उपज कहाँ से हुई और उसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 16/4 जोड़ा गया। भारत में इसके विरुद्ध बहुत आंदोलन हुए और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं हो सकता है। और इसी बात में ये भी निकल करके आया कि उचित होगा कि पिछड़ा वर्ग में भी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देखा जाए ताकि उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जा सकें, ताकि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। अनुच्छेद जो खंड 4 है, इसी में खंड 4 का और महत्वपूर्ण है। इसको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि वास्तव में ये जो SC/ST वर्ग है इसका संबंध ST/ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जिसके बारे में ये निकल करके आया है कि जो प्रमोशन में है, प्रमोशन में जो आरक्षण जब तक इनको नहीं दिया जाएगा तब तक शायद हर पद पर इनका जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए 4K के द्वारा इस वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है 16/4 के द्वारा। वही तरीके से एक अनुच्छेद और है महत्वपूर्ण जो भी जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग को, यानी आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर सामान्य वर्ग है इसको 10% आरक्षण दिया गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 16 जो है वो कई उप अनुच्छेदों का एक समुच्चय है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 भी महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वो अस्पृश्यता से है और अनुच्छेद 17 का मतलब है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। और अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है।
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता जो है को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और अस्पृश्यता के चलन को, या हम अगर कोई व्यक्ति जो इसको बढ़ावा देता है या इसको अपनाता है, उसको दंड देने का प्रावधान भी इस अनुच्छेद के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है या इसको अपनाता है तो उसको दंड देने के लिए आवश्यक कानून सरकार बना ले। और वास्तव में इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, विधि के अनुसार दंडनीय बनाया गया और दंड देने के लिए 1955 में अस्पृश्यता जो है वो अपराध अधिनियम बनाया गया, जिसे हम जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कहते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया 1955 में और बाद में एक कमेटी गठित की गई, ई पेरूमल कमेटी। ई पेरूमल कमेटी ने 1965 में सिफारिशें दी। ये 65 से नहीं पूछा जाएगा कभी कब गठित की, कब सिफारिश की, बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो है 1955 का जो ये अधिनियम था ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहा था, इसलिए जो है ई पेरूमल कमेटी के द्वारा इसमें संशोधन किए गए और 1976 में जो है वो में इसको नया रूप दिया गया, उसको नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, पीसीआर एक्ट उसको बोलते हैं संक्षेप में, पीसीआर एक्ट। और इसके द्वारा ये कहा गया कि एससी एसटी के प्रति अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको जो है वो अस्पृश्यता के साथ जोड़ करके भी देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में अस्पृश्यता और एससी एसटी को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि इन नागरिकों के इन वर्गों को पर्याप्त संरक्षण दिया जा सके। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। राज्य जो है वो विद्या और सेना संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी सम्मान या उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, राज्य विद्या और सेना संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसी में कहा गया है कि कोई नागरिक किसी भी विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान ग्रहण नहीं करेगा। इसी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, भले ही विदेशी है लेकिन वो भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं करेगा। इसी तरीके से कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक अगर भारत में विश्वास और लाभ का पद धारण करता है तो वो भी भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी सम्मान या उपलब्धि प्राप्त नहीं करेगा किसी भी विदेशी सरकार से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारत में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों के अंत के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ये मानना रहा कि जो ये भारत में तमाम उपाधियां दी जाती हैं, भारत रत्न, पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म विभूषण की ये जो उपाधियाँ दी जाती हैं, ये भी वास्तव में अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। और संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने ये जो सम्मान थे इन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण को देना बंद कर दिया था। लेकिन आज ये सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में ये उपाधियाँ प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। इसलिए जो है इन उपाधियों को, इस सम्मान को भारत में दोबारा फिर से प्रदान किया जाने लगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि संक्षेप में हम आपको सिर्फ लास्ट में इतना ही बताएंगे कि हमारे यहाँ भारत के नागरिकों को और व्यक्तियों को बहुत सारे मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन कोई भी मूलाधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी मूलाधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। उनकी कुछ सीमाएं हैं, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो युक्त होने चाहिए, औचित्यपूर्ण होने चाहिए। हम आपको कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अधिकारों की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अधिकारों की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अगर अधिकारों की एक सीमा निर्धारित नहीं होगी तो सभी के द्वारा भले ही ना हो, लेकिन कुछ के द्वारा उस सीमा को क्रॉस कर दिया जाएगा। जब क्रॉस कर दिया जाएगा तो समाज के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए वो अधिकार वास्तव में खतरा बन जाते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे तमाम मूलाधिकार जो संविधान ने हमें प्रदान किए थे ताकि हमारे व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण हो सके और हम एक सभ्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें, हमारा विकास हो सके, लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग भी किया गया। इसलिए कुछ अधिकारों पर सीमाएं संविधान के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा लगा दी गई थी और बाद में कुछ संविधान संशोधन कर करके एक अधिकार को समाप्त किया गया और कुछ अधिकारों का सीमांकन किया गया ताकि उन अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि व्यक्ति या नागरिक से बड़ा देश होता है। और अगर कोई भी अधिकार देश की एकता और अखंडता और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो निश्चित रूप से उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन पर औचित्यपूर्ण निर्बंधन भी लगाए गए हैं, उनका सीमांकन किया गया है और ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर सरकार औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है, सरकार मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगाती है या सरकार अपने लाभ के लिए मनमाने तरीके से हमें हमारे अधिकारों का उपभोग करने से रोकती है, तो वास्तव में इसकी व्यवस्था की गई है। हम आगे देखेंगे कि हम न्यायालय की शरण लेकर के सरकार को ये मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें अपने अधिकारों का उपभोग करने दें, अगर हम उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम जो अधिकारों के उपभोग की जो सीमा निर्धारित है, उसी सीमा के अंतर्गत अगर हम अपने अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं तो हमें कोई सरकार रोक नहीं सकती है, और अगर सरकार रोकती है तो न्यायालय सरकार को ऐसा करने से रोकेगा। इसलिए मूलाधिकार का जो ये अध्याय है, ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में।